नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं सर। नंबर सिस्टम की वेटेज की अगर बात करें, 4-5 क्वेश्चन भी अगर आपको दिख जाए पूरे एग्जाम में तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको जो नंबर्स हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि जो नंबर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। तो ये कुछ नंबर ट्री हम लोग देख रहे हैं। ये कह रहा है देखो जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर्स कैसे होते हैं सर? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनकी फॉर्म a प्लस आई बी की है। ए और बी क्या है? रियल नंबर है। और आई क्या है? इमेजिनरी पार्ट है या इमेजिनरी नंबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि रियल है या इमेजिनरी है या दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई इमेजिनरी नंबर बन रहा है, तो वो किसका पार्ट है सर? कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट। तो आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया है। सूर्यांश मैंने अभी स्टार्ट किया है, मैं तो स्टार्ट ही यहीं से कर रहा हूँ। ओके ओके मैंने स्टार्ट ही कॉम्प्लेक्स नंबर से किया है, अभी स्टार्ट किया है। So complex numbers are bifurcated into two parts, real and imaginary. So what are the real numbers? As the name suggests itself, the number must be real. अब रियल होने से क्या मतलब? अगर असली है, असली नंबर है, ये क्या बात हुई? असली नंबर है, भाई रियल नंबर है। तो मैथमेटिक्स में जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जिनकी हम कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर चलते हैं और मैथमेटिक्स में उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो सारे के सारे रियल है। ऐसे समझना है कि मैथ्स में कोई भी नंबर जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है वो रियल होगा सर। वैल्यू है तो रियल है। अब पूरे मैथमेटिक्स में कोई भी वैल्यू अगर होगी, सब कुछ भेज देगा, सब भेज देगा। वैल्यू है सर तो रियल है, असली हो गया मतलब। तो मैथ्स में किसी भी वैल्यू को कहां से कहां तक रिप्रेजेंट कर सकते हो? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। यानी कि कोई भी नंबर जिसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्या होगा सर? रियल होगा। अब वो पॉइंट में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, वैल्यू है तो रियल है, ऐसे समझ लो। इमेजिनरी नंबर से क्या मतलब है? ऐसे नंबर्स जो बाय इमेजिनेशन क्रिएट हुए हैं, जैसे यहाँ पर कह रहा है आई, आयोटा, रूट के अंदर -1 आ रहा है। अब ये रूट के अंदर -1 कैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा? अगर मैं लिखता हूँ x² इज इक्वल टू -1, तो मैं लिखना चाह रहा हूँ x का वैल्यू अंडर रूट -1 है, यानी कि आई बोले तो आयोटा है। सिस्टमैटिकली देखें तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर क्या कभी कोई नेगेटिव वैल्यू मिल सकती है? क्या किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो कभी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी क्या? नो सर नो सर। नहीं मिलेगी। तो अगर मैंने फिर भी स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू बना दिया तो वो बाय इमेजिनेशन हुआ है ना सर।
अगर वो सच में ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती, कोई भी वैल्यू होती एक्स की ऐसी एग्जिस्ट कर रही होती जिसका स्क्वायर करने पर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही होती, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव सर आएगा। आपकी आवाज कट रही थी, एक बार रिपीट कर दे। तो बाय इमेजिनेशन क्रिएट हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि बाय इमेजिनेशन क्रिएट हुआ है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो बाय इमेजिनेशन आप क्रिएट कर रहे हो उसको, और अगर आपने बाय इमेजिनेशन क्रिएट किया है तो रियल तो हो नहीं सकता। तो कहाँ क्लासिफाई कर रहा है सर? इमेजिनरी नंबर्स। अब सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अपने को सिर्फ रियल नंबर पे फोकस करना है। ओके सर। तो रियल नंबर्स को फर्दर बाइफरकेट कर रहा है रैशनल एंड इरेशनल में। सर ये a रैशनल प्लस के आई लिए भी हमने आपने क्या लिखा है वो ऊपर? ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है सर। ओके। a प्लस आई बी, जहां पर a और b रियल है और i इमेजिनरी पार्ट है। तो ये पूरा इमेजिनरी पार्ट बन गया, ये रियल पार्ट बन गया। ऐसा है। ओके सर। तो अगर नंबर रियल है तो भी वो कॉम्प्लेक्स है, और नंबर अगर इमेजिनरी है तो भी वो कॉम्प्लेक्स है। तो हमें सिर्फ यहां से देखना है नंबर ट्री। तो आप बोलोगे ये ऊपर का क्यों दिखाया? अरे भाई, जो पूरा फैक्ट है उसके बारे में तो बात कर ही लेना, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल हो गए हमारे। रैशनल नंबर से हमने सीखा है, स्कूल में डेफिनेशन बताते थे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। पी और क्यू इंटीजर्स हैं, क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ऐसा हमें बताते थे स्कूल में। और हमने ये डेफिनेशन बिल्कुल चटक तरीके से याद कर रखी थी, अपना सीधा कहीं पूछ लेता था तो हम मार्क करके आते। पर प्रॉब्लम ये है सर कि ये डेफिनेशन ना तो हमें पहले समझ में आई, ना अब आएगी। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर P और Q इंटीजर हैं तो P अपॉन Q का आउटकम कैसा हो सकता है? अगर P को Q ने डिवाइड कर दिया तो इंटीजर आएगा, यस सर। और अगर P को Q ने डिवाइड नहीं किया तो फ्रैक्शन आएगी। फ्रैक्शन आएगी। इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर या तो इंटीजर होंगे या फिर फ्रैक्शन हो सकती है। तो सीधा सीधा सिस्टम समझ लेते हैं कि अगर इंटीजर है, फ्रैक्शन है, तो रैशनल है। इंटीजर हो जाए वैल्यू या फ्रैक्शन हो जाए, रैशनल हो गया सर। अब ऐसी मैथ्स में कौन सी वैल्यूज हैं? सोचो जरा, दिमाग लगाओ भाई। जितने भी नंबर हैं वो सारे रियल है, इंटीजर और फ्रैक्शन यहाँ पर आ गए। तो अब ऐसी मैथमेटिक्स में कौन सी वैल्यू बचेगी जो एग्जिस्ट तो कर रही है मैथ्स में, लेकिन ना तो इंटीजर है ना फ्रैक्शन है? तो ऐसी वैल्यू इरेशनल में क्लासिफाई हो रही है। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज बची हैं जो ना इंटीजर है ना फ्रैक्शन है, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है? तो ऐसे नंबर सर √2, √3, ये सब इरेशनल होंगे। अच्छा, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि √4 इरेशनल है? ऐसा कह सकता हूँ क्या? नो सर, नो सर। √4 जो है आपका वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या बन गया? इंटीजर बन गया। और अगर फाइनली सिंप्लीफाई करके ये इंटीजर आ जाता है तो फिर ये इरेशनल तो हो नहीं सकता। अब एक और बात बच्चा यहाँ पर मुझसे कहता है, सर स्कूल में तो हमें ये सिखाते थे कि जो √2 का वैल्यू है वो 1.414 है। अब जब मैं 1.414 को देखता हूँ तो ये तो 1414 अपॉन 1000 ऐसे फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो सर अगर ये फ्रैक्शन में आ जाएगा तो ये इरेशनल कैसे हो सकता है? भाई मेरा पॉइंट समझ में आया? मेरा पॉइंट क्या है? यस सर। नो सर। मैंने ये कहा कि स्कूल में हमें ऐसा बताते थे कि √2 का वैल्यू 1.414 है, यस सर। और इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
Yes, sir. तो जब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये इरेशनल कैसे हो सकता है? बोलो भाई, कुछ तो बोलो। सर वो Yes. एग्जैक्ट ये जो वैल्यू आप देख रहे हो 1.414 ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। Yes, sir. अगर एग्जैक्ट हो गया फिर तो खेल ही खत्म हो जाएगा। Yes, sir. 4 के आगे भी तो हो गई। तो सर ये प्रॉक्स नहीं है, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, ये प्रॉक्स है। Approx. तो इस सिचुएशन के हिसाब से √2 √3 ये सब कहाँ जा रहा है? इरेशनल में जा रहा है। Rational. तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे एक बात और समझ में आ रही है कि जितने भी ऐसे नंबर्स होंगे, जितने भी ऐसे नंबर्स होंगे जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, वो सारे के सारे कहाँ क्लासिफाई होंगे? रैशनल में। और ऐसे नंबर्स जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती वो कहाँ क्लासिफाई होंगे? इरेशनल में। अब बच्चा यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाता है, कहता है सर अरे यार ये नंबर ट्री ना 5 मिनट भी नहीं पढ़ाते टीचर, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, 5 मिनट लगे मुझे खत्म करने में। मैं कहूंगा इंटीजर पता है, तुम कहोगे हाँ, मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी होता है, आगे बढ़ गए। यार क्लैरिटी कब मिलेगी? जब कॉन्सेप्ट सीखोगे, पकड़ोगे, सोचोगे, दिमाग लगाओगे। जो काम तुम्हें 4 महीने बाद करना है वो अभी कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे कौन से नंबर हो गए सर मैथ्स में जिनकी वैल्यू तो है लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते? तो ये दिख तो रहा है, √2 की वैल्यू आपको पता है क्या? नहीं पता, निकाली भी नहीं जा सकती। तो साफ साफ समझ में आया कि एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकती है। अभी अगर इंटीजर दे रखा है, वैल्यू दे रखा है 2, इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्ट वैल्यू है ना अपने पास। अगर 5/2 दे रखा है तो फ्रैक्शन है हमारे पास, एग्जैक्ट वैल्यू है ना हमारे पास। तो कहने का मतलब ये है कि इरेशनल नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली ही नहीं जा सकती। तो इरेशनल नंबर कहाँ आ गए सर? √2 √3। इसी तरीके से इसमें एक सिंबल आता है जिसको हम बोल रहे हैं पाई। क्या होता है सर पाई? 3.14 क्या 22.7. है सर पाई? जब मैं पूछता हूँ पाई क्या है तो बच्चे बोलते हैं 22/7 है। सर मैं पूछ रहा हूँ पाई क्या है, आप मुझे बता रहे हो पाई की वैल्यू 22/7 है। सर एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट है सर, बिल्कुल तो जो भी रियल नंबर है वो कांस्टेंट ही होगा। इफ समथिंग इज रियल, if something is having a value in mathematics, it has to be real, and if it is a real number it would be having a constant value. Even √2 भी अपने आप में constant है, √3 भी अपने आप में constant है। उसकी वैल्यू निकाल नहीं सकता लेकिन वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी ना सर, वैल्यू तो फिक्स है। कांस्टेंट आई एग्री विद यू, बट व्हाट इज पाई? 7th क्लास से पढ़ रहे हो पाई पाई पाई, ये नहीं पता पाई क्या होता है? सर सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। इसने बोला, हर्षिता कह रही है circumference divided by diameter. So pi is actually the ratio of circumference and diameter. Pi क्या है सर? सर्कमफ्रेंस और डायामीटर का रेशियो है। अब बोलोगे ये कहां से आ गया? अरे यार एक बात बताओ, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr 2πr होता है ना। इसको पाई डी लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर 2r की जगह मैंने डायामीटर लिख दिया, क्या दिक्कत है? यानी कि पाई का वैल्यू क्या आया? सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर आया ना। यस सर। अब ये कब से पढ़ रहे हो आप? 7th क्लास से। और समझ में कब आया? अब आया सर पाई क्या है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाई जो है वो रेशियो है सर सर्कमफ्रेंस और डायामीटर का,
अब अगर पाई सरकमफ्रेंस और डायामीटर का रेशियो है तो ये वैल्यू में कैसे कन्वर्ट होगा? तो सर सोचने की बात ये है कि किसी भी सर्किल में सरकमफ्रेंस की वैल्यू डायामीटर से रिलेट होगी, क्योंकि जैसे जैसे डायामीटर बड़ा होगा वैसे वैसे सरकमफ्रेंस भी बड़ी होगी। यस सर। डायामीटर Yes, sir. डबल हो गया, सरकमफ्रेंस भी डबल हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और जब भी सरकमफ्रेंस जो भी आ रही होगी उसको डायामीटर से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी ना, और वैल्यू मिलेगी तो क्या है? रियल है सर। अरे यार वैल्यू मिली या नहीं मिली? जब ये पूरे Yes, sir. सरकमफ्रेंस को डायामीटर से डिवाइड करोगे वैल्यू तो मिलेगी, वैल्यू मिलेगी तो रियल है। लेकिन क्या वो वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ? तो वो वैल्यू मैं निकाल ही नहीं सकता। पाई को इसीलिए क्लासिफाई किया गया कहाँ पर? इरेशनल में। अब बच्चा कहेगा क्यों नहीं निकाल सकते, वैल्यू होती तो है पाई की 22/7। सर ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। दिस इज द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन वी हैव फॉर द वैल्यू ऑफ पाई। मतलब ये है कि जब मेरा डायामीटर 7 सेंटीमीटर होगा तो मेरा सरकमफ्रेंस अप्रॉक्सीमेटली 22 सेंटीमीटर आ रहा होगा। अप्रॉक्सीमेटली 22 सेंटीमीटर आ रहा होगा अगर डायामीटर 7 है। एग्जैक्ट नहीं है। तो ये 22/7 क्या है सर? अप्रॉक्स वैल्यू है। हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन रहे हैं रामानुजम, तमिलनाडु से। बहुत कुछ दिया है उन्होंने यंग मैथमेटिक्स में। और सर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू उन्होंने बताई अप टू मिलियंस ऑफ प्लेसेस। अप टू मिलियंस ऑफ प्लेसेस उन्होंने पाई की एग्जैक्ट वैल्यू बताई। लेकिन उसके बाद भी एग्जैक्ट निकाल नहीं पाए। अगर एग्जैक्ट निकल रही होती तो फिर मिलियंस ऑफ प्लेसेस तक जाने की क्या जरूरत थी? तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जो पाई है वो इरेशनल में क्लासिफाई हो रहा है और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। जो भी मैथमेटिक्स में हम सिंबल देखते हैं जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू है उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। वो कहाँ क्लासिफाई हो रहा है? इरेशनल में। इंटीजर की बात करें तो ये सब इंटीजर का ही सब, ये सब जितने भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये सब सबसेट्स है ना इंटीजर के। यस सर। कायदे से देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव बोल दें तो इंटीजर हो जाता है। लेकिन समझना ये है कि इवन होगा तो भी इंटीजर है, ऑड होगा तो भी इंटीजर है, होल नंबर होगा तो भी इंटीजर है, नेचुरल नंबर होगा तो भी इंटीजर है। पर इंटीजर को मेन बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव में करते हैं। पॉजिटिव आपको पता ही है जीरो नहीं आएगा सर उसमें। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव जो है वो -1 से स्टार्ट हो गया। अरे इंटीजर तो समझते हो ना यार, पूरी पूरी वैल्यू। अब कोई Yes. बच्चा आके मुझे ये कह दे कि 2.4 इंटीजर क्यों नहीं है, तो यार ये तो कोई गलत बात हो गई ना। इवन की अगर मैं बात करता हूं तो इवन में क्या क्या आ गया सर? इवन इंटीजर में क्या क्या आ गया? 2 4 6 8 2 4 6 ये सब इवन हो गए। स्कूल में पढ़ाते हैं 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। यस सर। अरे यार देखो ना, हम ग्रेजुएट हो चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, कर रहे हैं, इंजीनियर्स भी होंगे क्लास में, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले भी होंगे। ये नंबर ट्री 5th क्लास से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। यस और बच्चे को क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा हुआ? भ्रम के जाल में मत फंसो सर, बाहर निकलो उससे। तो ये सब इवन इंटीजर है। मेरा कहना ये है कि -2 -4 -6 ये सब भी इवन इंटीजर है। क्या ऐसा कहना ठीक हुआ? सर इंटीजर्स माइनस में भी जा सकते हैं ना। ये यार 0 इंटीजर है या नहीं है? -2 इंटीजर है या नहीं है? -4 इंटीजर है या नहीं है?
तो इवन इंटीजर बोलेगा तो माइनस में भी जा सकता है। से तो divide हो रहा है। -4 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा? होगा सर। इंटीजर कह रहा है, इंटीजर। जीरो के लिए थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, लेकिन कैट में एक बार जीरो को इवन इंटीजर माना गया है, तो सर आगे भी माना जाएगा। यानी कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन जीरो को भी इवन इंटीजर मानेंगे सर। अब बच्चा ये कहता है हमें तो सिर्फ पॉजिटिवली बताया गया, हमें तो बताया नहीं -2 -4 -6 इवन इंटीजर होते हैं नहीं होते। तो सर आपने वहां पर इवन इंटीजर नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है इवन नंबर। टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है यार, और कुछ नहीं है। तो इवन नंबर बोलेगा तो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव समझते हो ना? जीरो तो पॉजिटिव नहीं है, -2 -4 ये सब तो पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव बोला तो ये आ जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, 2 4 6 8 यहीं रुक जाएंगे। अबे आगे 10 12 ये सब इवन नहीं होंगे क्या? ये सब भी इवन नंबर होंगे। तो इवन नंबर बोला तो पॉजिटिव, और इवन इंटीजर बोला तो माइनस में भी जा सकता है। क्लियर हो गया सर यहाँ तक? यस सर। यस सर। सेम कहानी ऑड में भी चलेगी। होल नंबर की बात करें तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है। ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है। तो ऐसे इंटीजर्स कौन कौन से हुए जो नेगेटिव नहीं है? So 0 1 2 3 4. पॉजिटिव वाले तो सारे ही आ गए, और जीरो भी आ गया ना, जीरो भी तो नेगेटिव नहीं है। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? जीरो से। जीरो से। ऐसे इंटीजर्स जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर का ही दूसरा नाम है। पॉजिटिव इंटीजर बोले तो नेचुरल नंबर। ऐसे हो गया सर। आगे बढ़ा जाए। नेचुरल नंबर को फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, इसको हम अभी आगे बात करेंगे। तो यहां तक किसी को कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं। बोलो सर, कुछ तो बोलो। सर होल नंबर का क्या बताया था? होल नंबर में ये बताया था कि जीरो से स्टार्ट होंगे ऐसे इंटीजर जो कि नेगेटिव नहीं है, मतलब जीरो से स्टार्ट हो, ये सब होल नंबर है। ओके सर। इनका अलग अलग एंगल देखते हैं थोड़ा सा। रियल नंबर्स में क्या क्या आ गया? रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल नंबर्स में क्या क्या आ गया? फ्रैक्शन एंड इंटीजर। फ्रैक्शंस में प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर का फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया। अभी ये भी समझेंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या है। इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, और एक क्लासिफिकेशन ऐसा भी हो सकता है कि होल नंबर्स के साथ नेगेटिव इंटीजर्स मिला दें तो क्या बन जाएगा? इंटीजर बन जाएगा। फर्दर देखें तो होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो से बाइफरकेट कर सकते हैं। अरे यही तो बता रहा हूं इतनी देर से। किसी चीज को देखने का अलग अलग एंगल हो गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं है यहाँ पर। यस। अब आगे बढ़ रहे हैं। नेचुरल नंबर्स में इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स ऐसे देख सकते हैं। नंबर लिख रहा है, नंबर क्या लिख रहा है? नंबर लिख रहा है, इवन इंटीजर नहीं लिख रहा है, ऑड इंटीजर नहीं लिख रहा है, ऑड नंबर लिख रहा है। नंबर लिख रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा ना। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो या तो 2 का मल्टीपल होगा या 2 का मल्टीपल नहीं होगा। तो इसलिए इवन नंबर हो सकता है या ऑड नंबर हो सकता है। रिलेट करना सीखोगे तभी आगे कहानी चलेगी सर, ऐसे बात नहीं बनने वाली। फ्रैक्शंस में हमने कहा प्रॉपर और इम्प्रॉपर हो गया।
प्रॉपर से मतलब है जिनका न्यूमरेटर उनके डिनोमिनेटर से छोटा है, फ्रैक्शन प्लस में हो माइनस में हो कुछ भी हो। इम्प्रॉपर में क्या है, इम्प्रॉपर के केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा। और सर इसी इम्प्रॉपर को आप मिक्स्ड फॉर्म में लिखते थे ना? यस तभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी होती थी, तो आपको टीचर क्या कहता था, पहले इसे इम्प्रॉपर बना लो। तो ये जो 1/3/4 लिखा है हिंदी में 1 सही 3/4 ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 + 3/4। क्लियर हुआ सर? Yes, sir. यस सर। कई बच्चे तो ये पहली बार देखते हैं, कहते हैं अच्छा इसका मतलब ये होता है, हमें पता ही नहीं था। भाई क्यों नहीं देख रहे हो उस एंगल से, वो समझना पड़ेगा अपने को। अब इसी में फ्रैक्शंस के साथ इंटीजर मिला दूं, क्या आ गया? अरे बोलो ना जल्दी यार, टाइम निकलता जा रहा है, टाइम कम होता है मेरी क्लास में, हमेशा कम पड़ता है मुझे। So real numbers. फ्रैक्शन के साथ इंटीजर मिला देंगे तो रियल नंबर बन जाएगा, Oh, sorry, rational. Rational. रैशनल बनेगा। रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं सर किससे? क्यू से। तो मैं पीछे चलता हूँ और पूरी कहानी समझा देता हूँ। रियल नंबर्स को डिनोट किया जाता है आर से, रैशनल को क्यू से, इरेशनल को टी से, इंटीजर को आई से या फिर जेड से। और ऐसे ही अगर पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया तो क्या बोलेगा? आई प्लस। नेगेटिव इंटीजर लिख दिया तो क्या बोलेगा? आई नेगेटिव। ये सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ऐसे ही नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करता है? एन से। होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है डब्ल्यू से। तो ये मैथमेटिकल सेट्स हो गए सर। क्लियर हो गया? पॉजिटिव रैशनल है तो कैसे लिखोगे? पॉजिटिव रैशनल है तो कैसे लिखोगे? क्यू Q प्लस। plus. तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, मैथमेटिकल सेट्स हो गए। स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, साथ साथ में ये भी मुझे बताना पड़ेगा। ये स्मार्टनेस मत दिखाना कि समझ में आ गया तो आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब एक हफ्ते बाद कॉपी खोलोगे तो आपको लगेगा मैंने लिखा तो था, और आप पेजेस पलट के आगे पीछे देखते रहोगे लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। तो जो भी क्लास में समझाया जाता है उसको साथ साथ अपना कहीं कोने में नोट डाउन करते रहो। अगर उससे तकलीफ है तो कम से कम स्क्रीनशॉट तो ले ही लो। हालांकि नोट्स बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, और इस फॉर्मेट पे तो जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा रिकॉर्डिंग मांग लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। फ्रैक्शंस की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये हम कर ही चुके हैं। नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट कर रहे हैं सर। इवन नंबर्स आ गए, ऑड नंबर्स आ गए उसमें। होल नंबर्स में क्या क्या आ गया? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो। इंटीजर्स में क्या क्या आया सर? आई और जेड से डिनोट कर रहे हैं। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर आए, नेगेटिव इंटीजर आए, और जीरो भी आ गया ना। तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इंटीजर का ही दूसरा नाम है नेचुरल नंबर। अरे हर अलग अलग एंगल से दिखा रहा हूं यार, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कोई परेशानी नहीं है। सर जीरो आपने बताया था ना, इवन इंटीजर अभी। इवन इंटीजर है। कैट में एक बार सॉल्यूशन जब उन्होंने किसी क्वेश्चन का दिया है तो उसको एक बार उन्होंने इवन इंटीजर माना है एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन देते टाइम। तो अब एक बार भाई लोग इवन इंटीजर मान रहे हैं तो आगे भी इवन इंटीजर ही मानेंगे उसको। सर यूनिवर्सल नहीं है वो, मतलब कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर सर। कोई कहता है इवन है इंटीजर है, कोई कहता है नहीं होना चाहिए, कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर। पर कैट के पैटर्न में आप
ले सकते हो उसको, इवन इंटीजर ले सकते हो। ओके सर। और फिर समझना है कि कंट्रोवर्शियल चीजें कम ही डाली जाती हैं, अगर डाल दे तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है। नेचुरल नंबर्स की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर्स प्राइम हो गए, कंपोजिट हो गए, वन हो गया। वन नेचुरल तो है लेकिन ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ध्यान से सुन लो, वन को बार बार कंपोजिट या प्राइम में डालोगे तुम। वन नेचुरल है लेकिन ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। नेचुरल नंबर में वन को छोड़कर जितने भी नंबर हैं वो या तो प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे। अब प्राइम नंबर से क्या मतलब है? बच्चे कहते हैं वन एंड इटसेल्फ डिवाइड होना चाहिए। ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वन से डिवाइड होते हैं। तो एक तो नंबर अपने आप को डिवाइड करेगा ही करेगा, और एक वन सबका फैक्टर होता ही होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हैं वो प्राइम है सर, और ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं प्राइम नंबर्स के। ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं वो क्या हो गए? क्या हो गए? Composite number. कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है सर। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है सर। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 is the smallest prime, and this is the only prime which is even. दो सबसे छोटा प्राइम है और सिर्फ एक ऐसा प्राइम है जो इवन होगा। इसके अलावा बाद के सारे प्राइम नंबर्स ऑड होंगे ना। यस। Yes. इवन क्यों नहीं हो सकते? तो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। इवन हो गए तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, फिर प्राइम किस बात के? तो नंबर ट्री की ये पिक्चर है सर जो मैंने आपको बताई, अभी तक का बेस्ट नंबर ट्री है ये। और वन को प्राइम और कंपोजिट में क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि वन का एक ही फैक्टर है, तो इसलिए उसको अलग से क्लासिफाई किया गया। प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। सर एक बार स्क्रीनशॉट लेना था इसको। हो गया। प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो आप ये तो समझ चुके हैं कि प्राइम नंबर का मतलब है उनके दो ही फैक्टर हो, और जब मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हैव टू बी डिस्टिंक्ट। अगर फैक्टर सेम होता तो फिर मैं दो फैक्टर थोड़ी बोलता, मैं एक ही बोलता ना। तो एक नंबर खुद को डिवाइड कर रहा है और एक वन तो सबको डिवाइड करता ही करता है। समझने वाली बात ये है, देखो कि दो फैक्टर तो हैं, लेकिन जब बात आती है कि कोई पर्टिकुलर नंबर प्राइम है या नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं? अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है प्राइम नंबर्स की, और वो प्रॉपर्टी ये है सर कि कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर हो, एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, मतलब 2 और 3 को छोड़कर कोई भी प्राइम नंबर हो ग्रेटर देन 3 will be of the form of 6k plus minus 1। कोई भी प्राइम नंबर, ध्यान से सुन लो, फिर कम काम खराब हो जाएगा नहीं तो यही करते रहना। बोला एक किताब में तो दे रखा है पर समझ तो नहीं आया ना। कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है वो 6 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा होगा या एक कम होगा। जहां पर k क्या है? k क्या है जहां पर?
कांस्टेंट। नेचुरल है, कांस्टेंट नहीं है के। अगर के को कांस्टेंट कर दोगे तो हर बार एक ही वैल्यू मिलेगी। फिर तो ऐसे कह सकते हैं कि के कोई नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है। तो सर यहाँ पर के नेचुरल है और हम किसी भी प्राइम नंबर को जो 3 से बड़ा है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब वो 6 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा होगा या एक कम होगा। कोई भी प्राइम नंबर सोचो 3 से बड़ा हो। सर 5। बहुत बढ़िया नंबर सोचे हैं। 5 6 इंटू 8 -1 की फॉर्म का है। 13 देख रहे हैं 6 इंटू 2 +1 की फॉर्म का है। 37 देख रहे हो 6 इंटू 6 +1 की फॉर्म का है। 47 देख रहे हो 6 इंटू 8 -1 की फॉर्म का है। तो कोई भी प्राइम नंबर ले लो वो इस फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। यहां तक समझ में आया? यस सर। प्लस माइनस दोनों होगा ना सर? हाँ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि वैल्यू कैसी है। अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर 6k + 1 की फॉर्म का है तो इसका मतलब ये है कि जब उस प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। यस सर। यार इसका मतलब क्या है? 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा हुआ ना। Yes, sir. और अगर नंबर 6k - 1 की फॉर्म का है मतलब 6 का मल्टीपल बनने में एक कम पड़ रहा है, तो उसको जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 आ रहा होगा। यानी कि किसी भी प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 या फिर 5 आता है। इसका ऑल्टरनेटिव कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग कि किसी भी प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करें तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या 5 आएगा। और यही यार नंबर सिस्टम की स्पेशलिटी है। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मिलाकर स्ट्रेंथ बनती है। और आप देख रहे हो हर 2 मिनट के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है। यही नंबर सिस्टम की खासियत है। अगर आपने इसको पकड़ लिया और ये समझ लिया कि ये सारे के सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं तो नंबर्स में कोई नहीं हरा पाएगा सर आपको। तो रिमाइंडर 1 हो सकता है, +5 हो सकता है। मतलब 6 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा होगा 1 या 5 आएगा रिमाइंडर। तो दूसरे तरीके से भी हमने देख लिया। लेकिन एक बात यहाँ पर कहीं कोने में लिख लो या समझ लो, जो भी आपको अच्छी लग रही हो, वो ये है सर कि इसका उल्टा नहीं होता। वाइस वर्स नहीं होगा। समझ में आया? नहीं आया होगा, पक्का किसका नहीं आया वाइस होगा। वर्सा? किसका बोले भाई? इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्राइम नंबर है तो इस फॉर्म का होगा, इस बात की गारंटी है। प्लस लेकिन अगर कोई नंबर 6k + -1 की फॉर्म का है तो जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो। 25 6 इंटू 4 +1 है ना। अरे यार 6k + 1 दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है। प्राइम है क्या? प्राइम है क्या? नहीं है ना। 35 6 इंटू 6 -1 की फॉर्म का है। प्राइम है क्या? नहीं सर। नहीं है ना। नो सर। सर इसको वहाँ पे ऐसे लोग समझ प्राइम लो। नंबर लेंगे तभी ना होगा। तो मैं वही तो समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब बच्चे क्या करते हैं, यही तो गड़बड़ करते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर मतलब 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम। प्राइम नंबर चेक करना है, 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है या 6k + 1 की फॉर्म का तो प्राइम हो गया। ऐसा नहीं होगा सर। यस सर। प्राइम है तो उस फॉर्म का होगा, उस फॉर्म का है तो प्राइम हो जरूरी नहीं है। इसको ऐसे समझ लो,
जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे इंसान हैं। क्या ऐसा कह सकता हूँ सारे इंसान डॉक्टर हैं? नो सर। नहीं कह सकता ना। मतलब अगर प्राइम है तो 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म का होगा। अरे वर्बल में पढ़ा होगा ना साइलॉजिज्म, ऐसे ही समझ लो। हाँ सर। प्राइम है तो इस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का है तो प्राइम हो जरूरी नहीं है, रिवर्स नहीं होता, इसीलिए लिखा है। तो ये पिक्चर क्लियर हो गई आपको? यस सर, क्लियर। लड़ लो भाई, कोई दिक्कत है तो बाद में फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। अब इसी बात को यहाँ पर समझा रखा है कि कोई भी प्राइम नंबर है तो इस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का हो तो जरूरी नहीं कि प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कोई नंबर है जो कि 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म का नहीं है तो क्या वो प्राइम होगा? नो सर। प्राइम भी नहीं होगा ना सर। समझ में आया? क्लैरिटी क्या है कॉन्सेप्ट की? यस इस फॉर्म का है Yes. तो जरूरी नहीं कि प्राइम हो, लेकिन अगर इसी फॉर्म का इस फॉर्म का भी नहीं है तो प्राइम भी नहीं होगा। तो कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए हैं वो 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म जहां पर फेल हो रही है। फिर समझना है कि 1 से 50 तक कभी कभी गिनना पड़ जाता है। तो 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर है और 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर हो गए, टोटल 25 हो गए 1 से लेके 100 तक। तो कभी गिनना पड़े तो गिनने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मार्क कर देंगे। सर ये कोई फॉर्मूले से निकाले हैं क्या कि? गिना है सर, आपके लिए गिन के पहले से ही लिख दिया है, आपकी मेहनत बच जाएगी सर। फॉर्मूला नहीं है इसके लिए कुछ भी। अब सवाल तो अभी भी अधूरा है सर कि प्राइम नंबर को चेक कैसे करेंगे, फिर कैसे पता चलेगा कोई नंबर प्राइम है या नहीं है? भाई 6k प्लस माइनस 1 तो फेल हो गया ना। अगर कोई नंबर 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म का है तो प्राइम होगा या नहीं होगा, वो तो फेल हो गया ना सर। तो कैसे पता चलेगा प्राइम है या नहीं? तो प्राइम नंबर को चेक करने का कोई शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन सर रूट निकाल के उसके पहले के जितने भी प्राइम नंबर है उससे साथ डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। आशीष क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि सर अगर वो रूट निकालने के पहले वाले प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उसके बाद वाले प्राइम नंबर से भी डिविजिबल होगा। मतलब ये एक रूल है सर, जब आप एक नंबर का मैं रूट वही निकाल। वही आपसे मैं पूछ रहा हूँ आशीष कि ऐसा क्यों हाँ। होता है? क्योंकि सर जैसे कि एक नंबर है, एक नंबर का हमने रूट निकाला है, हम हाँ। उस रूट के पहले के प्राइम नंबर से अगर वो नंबर डिविजिबल होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके बाद भी कुछ कुछ नंबर्स होंगे जिसके साथ वो आशीष, पैर में होगा और वो डिविजिबल होगा। मेरा कहना वही है कि ऐसा क्यों है, आप उस रूल को रिपीट कर दे रहे हो बार बार। सर मैं आपको समझा नहीं पा रहा, मेरे को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा सर, रुकिए देखता हूँ। एक्चुअली सिस्टम ये है कि किसी नंबर के स्क्वायर रूट के नीचे जितने फैक्टर होते हैं उतने ही हाँ फैक्टर हाँ उसके स्क्वायर रूट के ऊपर भी होते हैं। हाँ, मतलब एग्जैक्टली सेम, क्योंकि वो पैर में रहते हैं। तो पेयर अगर वो में अगर उसका दो से ज्यादा निकला तो ऑब्वियस सा बात, मतलब अपने से डिविजिबल तो होता ही है और वन से होता है। अगर उससे ज्यादा निकला, एक भी निकला, तो ऑब्वियस सा बात है कि उसके बाद भी एक होगा, तो वो फिर प्राइम नंबर नहीं रहेगा। मैं समझ गया आपकी बात, आप वो फर्स्ट टू लास्ट सेकंड टू सेकंड लास्ट की पेयरिंग की बात कर रहे हो। हाँ हाँ, ये सर, ये सर। ठीक है,
प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं? तो भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, पहले तो समझ लो। चेक कर रहे हैं कि ये प्राइम है या नहीं, तो आप क्या करें, इसका स्क्वायर रूट करें। अब कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए नहीं कह रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना कि ये 256 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 16 पॉइंट समथिंग होगा ना। अब ये समथिंग के चक्कर में मत पड़ो, बस इतना समझ में आ गया, इसका स्क्वायर रूट ऐसा होगा कुछ। अबे इसको मत देखो यहाँ पीछे क्या है, आप सिर्फ इतना देखो 16 पॉइंट समथिंग होगा। अगर 16 पॉइंट समथिंग होगा, इतना समझ में आ गया, तो इसके नीचे वाले जितने भी प्राइम नंबर हैं, इसके 16 पॉइंट समथिंग के नीचे कितने प्राइम नंबर दिख रहे हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो इससे नीचे वाले जितने भी प्राइम हैं उनसे चेक करेंगे। अगर इनसे डिवाइड हो गया तो प्राइम होने का कोई मतलब नहीं है, और अगर इनसे डिवाइड नहीं हुआ तो और किसी से भी नहीं होगा। क्लियर हो गया सर? Yes, sir. यस सर, इन सब नंबर से डिवाइड होगा ना, अगर नहीं होगा तो अगर इनसे डिवाइड हो गया तो फिर तो प्राइम होने का प्राइम सवाल ही नंबर नहीं नहीं है, है। हाँ सर, क्लियर है। और इनसे नहीं हुआ तो फिर प्राइम हो जाएगा। और जो इसका लॉजिक है वो हम फैक्टर्स में भी डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट के नीचे वाला, स्क्वायर रूट के ऊपर वाला, वो हम फैक्टर्स में बात करेंगे उसके बारे में। तो ये प्रोसेस समझ में आया प्राइम नंबर को चेक करने का? Yes, sir. अब सर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई, ये सब डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं। डिस्टिंक्ट तो समझते हो ना? Yes, sir. डिस्टिंक्ट समझते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अलग अलग हो गए सर। डिस्टिंक्ट का मतलब पता है सबको, अलग अलग हो गया सर। कुछ इस तरीके से कि ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई 99 है। तो आपसे कहता है फाइंड पॉसिबल सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये ऑप्शंस दे रखे हैं। Not possible.
क्या आ रहा है सर? पॉसिबल सर। यार ऐसे सन्नाटे में पढ़ लो। सर 9 है ऑफलाइन क्या बैठे आपकी? होते सामने तब भी यही करते। 9 होगा श्रुति। हाँ सर 9 हो सकता है। बच्चे आपने तो क्लास कर रखी है पहले, तब भी आई थिंक नंबर तो पढ़ लिया नहीं ना आपने सर बेसिक मैंने एक बार। नहीं कर रखी, नहीं। क्या होगा अभिषेक, क्या होगा? नॉट पॉसिबल। अमन, अंकुश, नॉट पॉसिबल। सॉरी अनबा, सर 11 सॉरी। ओके। अनुभा क्या कह रहे हो आप, क्या होगा आंसर? दिशा बताएगी। दिशा क्या होगा आंसर? आइडिया नहीं है। आइडिया सर नहीं है। फिर से बता देना सर, कुछ समझ नहीं आया। मैं सॉल्यूशन तो बताऊंगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ना आपको? नहीं सर, रिपीट कर देना। ए बी सी डी 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, हाँ। मतलब अलग अलग है कुछ इस तरीके Okay. से कि उनका प्रोडक्ट 99 है। तो हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई, ये पांचों इंटीजर्स का, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का पॉसिबल सम निकालना है कि इनका सम क्या हो सकता है। सर सम कितना होना चाहिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है? हाँ, क्या हो सकता है वही पूछ रहा है। नीचे ऑप्शंस दिए तो है, ये ऑप्शंस दे रखे हैं नीचे। कोमल क्या होगा आंसर? सर आई एम नॉट एबल टू सॉल्व। लवन्या, देखो भाई, जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया तो हमने क्या किया होगा, क्या किया होगा हमने? तो ब्रेक फैक्टराइजेशन 99। ब्रेक करने की कोशिश की, फैक्टराइजेशन करने की कोशिश की यहाँ पर। हाँ। यस सर। तो जब हमने फैक्टराइज किया तो हमें ऐसे मिल रहा है सर। अब बच्चा कहता है यार मुझे तो 5 डिस्टिंक्ट वैल्यूज यहाँ पर चाहिए और इधर तो सिर्फ 2 ही मिल रही हैं। कोई बहुत स्मार्ट था तो उसने साथ में 1 भी लगा लिया, पर 5 कहां से लेकर आऊं? तो मेरे भाई क्या कह रहा है वो, तो नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं। क्या कह रहा है वो इंटीजर कह रहा है, इंटीजर कह रहा है ना। और इंटीजर माइनस में भी जा सकते हैं, पिछले 1 घंटे से यही पढ़ा रहा हूँ मैं। यस सर। मतलब डेफिनेशन क्लियर नहीं थी ना मैं। तो जब डिस्टिंक्ट इंटीजर कह रहा है और इंटीजर माइनस में भी जा सकते हैं, तो सिर्फ इसको देखकर नॉट पॉसिबल क्यों बोल रहे हो? पॉजिटिवली क्यों सोच रहे हो, नेगेटिवली भी सोचो ना। 11 आ रहा 5 इंटीजर बन तो रहे हैं अलग अलग, प्रोडक्ट 99 है। इसका मतलब पॉसिबल सम क्या हुआ? है। 11। 11 हो गया ना। ये तो कट जाएंगे सब। अब क्यों नहीं आ रहा है ये आप देखो। प्रॉब्लम क्या है? इंटीजर की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं हुई। अब समझ में आया नंबर ट्री का रेलेवेंस क्या है? क्या रेलेवेंस है नंबर ट्री का? थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही है सर, यूज करेगा आगे, तो ठप ये हो जाएगा नंबर को हमारा हमें दिमाग। निकालने ही पड़ेंगे ना खुद से। अब ये तो निकालना पड़ेगा, अब एक यूनिक कॉम्बिनेशन तो आ ही रहा है, तो उससे उसी चीज का उसने इस्तेमाल कर लिया। बच्चे उसको ही पता है कि हाँ साहब आंसर तो कोई फिक्स मार्क करवाना ही पड़ेगा बच्चे से कम एक यूनिक सॉल्यूशन तो रख दूं। वैल्यूज अलग अलग भी हो सकती थी, ऑप्शन में देखनी पड़ती क्या दे रखती है। फिर यहाँ पर कहता है चलो गलत आंसर दिया समझ में आता है, लेकिन
जो बच्चे क्लास कर चुके हैं कम से कम वो तो सही आंसर दें, पैटर्न थोड़ी बदलता है, वो भी गलत ही आंसर दे रहे हैं, कमाल ही हो गया। इसका वैल्यू दे रखा है P Q R S 0 है वो, ठीक है, O नहीं है, 0 है। सर जी सर, जी सर। सर जो 11 आंसर आया वो -11 भी आ सकता है क्या? जो 11 आंसर आया हाँ वो सर। -11 नहीं आ सकता। नहीं सर, आपका कॉम्बिनेशन -1, भाई देखो 1 × 9 × 11 यहाँ तक पहुंच गए थे हम। अब आप कह रहे हो कि मैं इसको लिखने को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कि जो 11 में जो माइनस में -1 में लगा रहा हूँ वो यहाँ लगा दूँ, ऐसे ऐसे सोच रहे हो ना आप? अभी तक हाँ हमारा वो कॉम्बिनेशन क्या था? ये था हमारा कॉम्बिनेशन। इस 1 को हमने इधर बाइफरकेट कर लिया, 9 को इधर बाइफरकेट कर लिया और 11 को एज इट इज लिख दिया। अब आप दिमाग लगाओ, आप ये कहना चाह रहे हो ना कि ये माइनस जो 3 के साथ लग रहा है वो मैं 11 के साथ लगा दूं, आपका प्रोडक्ट तो बन जाएगा 99, पर आपके इंटीजर तो 2 सेम हो गए ना। प्रॉब्लम समझ में आई? आपके 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर तो नहीं हुए ना यहाँ पर फिर? नहीं सर, -3 तक तो एज इट इज रहेगा। अगर 11 को -11 लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या उसमें? हम लोगों ने पीछे ये बनाया था। अब आप कौन सा कॉम्बिनेशन कह रहे हो ये बताओ। सर 1 -1 3 -3 -11। तो ये तो माइनस का 99 हो गया ना। प्लस का ये 99 बनना प्लस का चाहिए। 19, ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन बन रहा है। ओके ओके। मैं वही तो आपको समझाना चाह रहा था कि जो माइनस आप 11 के साथ लगाना चाह रहे हो वो 11 के साथ नहीं लगा पाएंगे हम, क्योंकि ये जो परफेक्ट स्क्वायर टाइप वैल्यूज दिख रही हैं इसी को हम बाइफरकेट कर पाएंगे। ये कुछ इंटीजर्स मल्टीप्लाई करके आपको यार पूरा ही मिट जाता है, तो रबड़ चलाओ तो है। आप में से कोई ऑफलाइन वाला भी है बच्चा, ऑफलाइन क्लास कर रहा हो सेंटर पे जाके? पहले करता था, अब नहीं। वो यही रहा है, बच्चे ऑफलाइन जा रहे हैं और पढ़ ऑनलाइन रहे हैं, क्योंकि घर से आना 1 घंटा और वापस जाना ये बच्चों को बहुत भारी पड़ रहा है, आलस आ जाता है ना। कन्वीनियंस जीत जाएगी सर। तो यहाँ पर A B C E, मेरे साथ का ही लड़का, अभी मैं राजेंद्र नगर ही था 2 दिन लगभग पहले, कल आया हूँ मैं वहां से। वो भी बहुत पहले मेरे साथ प्रिपरेशन करता था, तो अभी वो तो सब इंस्पेक्टर बन गया कहीं दिल्ली में, और वो प्रिपरेशन कर रहा है। तो उसने, मैं क्लास वहीं से ले रहा था रूम पे बैठ के, तो उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, बच्चा जब मर्जी आ जाए, जब मर्जी डाउट पूछ ले ऑनलाइन बैठ के। हमारे टाइम पे तो चप्पलें घिस जाती थी डाउट सेशन लगवाने में। मैंने कहा भाई ये तो हो ही गया है, लेकिन बच्चा ऑफलाइन आना ही नहीं चाह रहा आज की डेट में, ट्रेंड ही बदल गया सर पूरा। नहीं सर, तो मुझे आपका ज्यादा अच्छा समझ आता है, इसीलिए आप ऑफलाइन आते हैं। ऑफलाइन देखो, हो सकता है मेरा स्टार्ट हो जाए। प्राइम नंबर्स, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, और ये जो दे रखा है P Q R S, ये सारे के सारे नेचुरल है। ठीक हो गया सर? ये सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, ये प्राइम नंबर्स कैसे हैं? कुछ ऐसे हैं सर
ए जो है वो बी से छोटा है, बी जो है वो सी से छोटा है, सी जो है वो डी से छोटा है, डी जो है वो ई से छोटा है, और ई जो है वो एफ से छोटा है। तो सवाल ये उठता है कि ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, या क्या हो सकता है, सी का वैल्यू क्या होगा, या सी की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है। फॉर्मेट देख रहे हो क्वेश्चन का? फॉर्मेट दिख रहा है कैसा है? आधी जनता तो देखते ही छोड़ देगी, पढ़ेगी नहीं साहब, पढ़ेगी ही नहीं, आधी जनता देखते ही छोड़ देगी। अच्छा ये तो नहीं होगा, इतने इतने वेरिएबल डाल दिए। क्या होगा सर ए का वैल्यू? सर ये पी क्यू आर एस 0 है ना? पी क्यू आर एस 0 है। ओके ए का वैल्यू 2 होगा सर। ए का वैल्यू 2 होगा। अंकुश कह रहा है बी का वैल्यू 3 होगा। सर देखिए, अगर हम किसी ऑड नंबर को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? किसी इवन नंबर को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? और किसी ऑड नंबर को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? इवन। मतलब अगर मैं थाउजेंड्स ऑफ ऑड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लूं, उनका प्रोडक्ट हमेशा ऑड रहेगा ना। मैं थाउजेंड्स ऑफ इवन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, उनका प्रोडक्ट हमेशा इवन रहेगा ना। अब मैंने पूरे 1000 ऑड नंबर आपस में मल्टीप्लाई किए, उनका प्रोडक्ट क्या बना है? ऑड। और उस ऑड प्रोडक्ट में मैंने एक छोटे से इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरा प्रोडक्ट क्या बन गया? इवन। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को इवन बनाने के लिए उसमें कम से कम एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। Yes, sir. यस। किसी भी प्रोडक्ट को इवन बनाने के लिए उसमें कम से कम एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर 0 दे रखा है, मतलब ये पूरा प्रोडक्ट इवन आया है ना। यार कमाल कर दिया है, ये पूरा प्रोडक्ट इवन है कि नहीं है? यस सर। और sir, इसका prime मतलब number- यहाँ पर कोई ना कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई तो हुआ होगा। Yes, sir. अच्छा ये भी दिख रहा है, अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 5 और 2 भी मल्टीप्लाई हुआ होगा ना। Yes, sir. यस सर। तो अभी बताओ ए का वैल्यू क्या हो सकता है? 2 2 ही होगा साहब, ए सबसे छोटा प्राइम नंबर है। Yes, sir. अगर ए 2 नहीं है तो ए से छोटा प्राइम नंबर कहां से लाऊंगा? इसका मतलब ए का वैल्यू तो फिक्स हो गया 2। बी का वैल्यू क्या हो सकता है? तो 5 या 3 हो सकता है। 5 हो सकता है बी का वैल्यू, या 5 ही होगा। यार मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ, पता नहीं आप क्यों नहीं समझना चाह रहे। यहाँ पे एक तो इवन आ रहा है और लास्ट में 0 आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं 2 और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुए हैं इन नंबर्स में। और हमने देखा कि जो ए है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है इन सारे नंबर्स में, और कहीं ना कहीं यहाँ पर 5 और 2 मल्टीप्लाई हुआ है। तो साफ सीधी बात है कि ए का वैल्यू 2 होना चाहिए। यस सर, ये तो 2 होगा। अगर ए 2 नहीं है तो उससे छोटा प्राइम नंबर कहां से लाऊं मैं? अगर मैं कह दूं कि बी का वैल्यू 2 है, देखो 2 कहीं ना कहीं तो आया हुआ है यहाँ पर। अगर मैं कह दूं कि बी का वैल्यू 2 है तो फिर 2 से छोटा प्राइम कहां से लेके आऊंगा? है ही नहीं ना सर। नो सर।
अगर p को 2 कह देते हो तो उससे छोटा प्राइम नंबर कहाँ से आएगा, बताओ जल्दी। ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते ना। नो सर। p का वैल्यू क्या हो सकता है? सर 3 या 5 हो सकता है। थ्री हो सर। अब देखो कहीं ना कहीं 5 तो आया है, इनमें कहीं ना कहीं 5 तो होगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि b 3 हो जाए और c 5 हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है कि b ही 5 हो जाए। यानी कि b का वैल्यू या तो 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। c का वैल्यू क्या हो सकता है? सर अगर B 5 हुआ तो C 7 होगा। 7 हो जाएगा ना सर। 5 या 7. 3 हुआ तो क्या c 7 हो जाएगा? सर अगर b 5 होगा तो c 7 होगा, 3 होगा तो 5 होगा। मैंने मान लिया आपकी बात, c का वैल्यू 5 हो सकता है, तो क्या मैं आंसर कह दूं कि c का वैल्यू 5 है? नहीं सर. ऐसा कह दूं 5 है या फिर 7 है? हाँ सर। तो 11 कुछ भी और हो नहीं हो सकता, 11 भी सारे can हो सकते हैं देखो। कुछ भी हो सकता है। अरे भाई नेसेसिटी तो 5 और 2 की थी ना, यस सर। तो वो हमने b के लिए तो देख लिया। c तो कुछ भी हो सकता है ना, यस सर 5 बता ही 7 नहीं 11। सकते सर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो सर आप देख रहे हो कि एक छोटे से कॉन्सेप्ट को कैसे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में डाल दे रहा है ताकि हम दिमाग लगाने पे मजबूर हो जाए। और आधी जनता मैं गारंटी लेता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ते ही छोड़ देगी, सोचेगी ही नहीं सर अब यार ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये 4th 5th में बताते हैं। बेसिक चीजों में हमेशा डील करेगा, हमेशा बेसिक बातों में ही लेकर जाएगा और आप फिर परेशान होते रहोगे कि क्या हो रहा है। एक और तरीके का डेसिमल है सर, चलो ये भी बात कर ही लेते हैं। हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं जहां पर आता है रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। सुन लो ध्यान से भाई, दिल्ली में नहीं बताएगा कोई, ये ओपन नहीं करेगा, ऐसे सीधा सीधा चिपका देंगे, तुम कहोगे सर बहुत बढ़िया, समझ कुछ नहीं आएगा, फायदा कुछ नहीं है। टर्मिनोलॉजीज है अपने पास, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। तो हमारा जो डेसिमल है वो डेसिमल कैसा कैसा हो सकता है? क्या कोई ऐसा डेसिमल हो सकता है जो टर्मिनेटिंग भी है और रेकरिंग भी है? क्या कोई ऐसा डेसिमल हो सकता है जो टर्मिनेटिंग होने के साथ रेकरिंग भी हो रहा है? अबे खत्म भी हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। टर्मिनेटिंग का मतलब नहीं समझ में आ रहा क्या? टर्मिनेटिंग का मतलब है जो खत्म हो गया, और रेकरिंग का मतलब है जो रिपीट हो रहा है। तो क्या कोई ऐसा डेसिमल हो सकता है जो खत्म भी हो गया और रिपीट भी हो रहा है? नो सर। नो सर. यानी कि जी 3 तरीके का डेसिमल हमारे पास अवेलेबल है। टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रेकरिंग, इसके अलावा अपने पास है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रेकरिंग, और इसके अलावा अपने पास है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रेकरिंग। तो 3 तरीके का डेसिमल हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसा एग्जाम्पल दो जो खत्म भी हो रहा है और रिपीट नहीं हो रहा। भाई रटोगे क्या इसको? टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग समझ नहीं आ रहा। ऐसा डेसिमल जो खत्म भी हो गया और रिपीट भी नहीं हो रहा। दिख रहा है ना साफ साफ? यस ये सर। वैल्यूज दिख रही है ना? क्या दिक्कत है? सही तो है? यस सर। कोई इश्यू ही नहीं है कहीं से कहीं तक। 0.48 टाइप, ये सारी वैल्यूज कैसी हैं? टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रेकरिंग। क्लियर हो गया सर? यहाँ तक समझ में आया? यस। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रेकरिंग हो 0.333।
36 डॉट 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 चलता ही जा रहा है। yes sir 0.567567 चलता ही जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग एग्जाम्पल दो फटाफट। 0.12345 जीरो 5 sir 5 की वैल्यू 0.01 001 0001 0001 00001 00001 ना तो रिपीट हो रहा है और ना खत्म हो रहा है। तो क्या आप ऐसी वैल्यू को निकाल पाओगे? नो सर और सर और जिस वैल्यू को नहीं निकाल सकते वो वैल्यू कैसी होती है? irrational. रैशनल होती है। यानी कि अभी भी हम नंबर 3 पर ही पड़े हुए हैं, उससे बाहर हम निकल ही नहीं पाए अभी। आधा घंटा भी नहीं बताते हैं नंबर 3, सुन लो पहले ध्यान से। मैं भी क्वेश्चन करा सकता हूँ, अभी मैं ये सब नहीं बताऊंगा तो मैं नंबर 3 तो बता ही चुका हूँ। शीट उठा के अपलोड करूंगा, कहूंगा ये कर लो ये कर लो ये कर लो, 4 सवाल बताऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। वो तो तुम घर पे भी कर सकते हो। सीखा क्या तुमने? फिर किताबें छान रहे हो, फिर सेशन दोबारा बुक कर रहे हो। एक ही बार में निपट जाएगा यार, एक ही बार में निपट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा दूसरी बार पढ़ लेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। फिर भी नहीं आया, तीसरी बार पढ़ लो। और अगर 3 बार के बाद भी नहीं हो रहा तो या तो टीचर चेंज कर लो या फिर अपने आप के अंदर कमी ढूंढ लो कि साहब मैं क्या गलत कर रहा हूँ। क्योंकि जो 3 बार में नहीं करेगा वो आगे भी नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो ये ऐसा नंबर कैसा हो गया सर? इरेशनल हो गया। तो यानी कि ये दोनों वैल्यूज रैशनल होंगी और फ्रैक्शन बन सकता है सर। कमाल करते हो। ये ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे भी दिख रहा है ना, फ्रैक्शन में आएगी। नहीं दिख रहा? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? Yes, sir. दिख रहा है सर। तो बस बात बन गई अपनी। ये तो वैसे भी फ्रैक्शन में आ जाता है। इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो अभी हम सीखेंगे। इनको ऐसे लिखता है ना वो 0.36 बार 0.567 बार, ऐसे बार लगा देता ऊपर रिपीटिशन के लिए। तो ये भी अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और अभी हम देखेंगे कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा एक बात देखो कि कोई भी अगर फ्रैक्शन है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। यस सर। दो ही तरीके है ना। अब ये तो हम समझ गए कि किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। लेकिन क्या फ्रैक्शन को देखकर बता सकते हो कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? यहां पर देखो, काट पीट के क्या लिखोगे इसको? 13/125। इसको काट पीट के क्या लिखोगे? 3/8। इसको काट पीट के क्या लिखोगे? 21/50 और उस 50 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, इस 8 को ऐसे लिख देता हूँ, इस 125 को ऐसे लिख देता हूँ। और वैसे भी समझो, जब इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन में लाओगे तो जो हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर हमेशा 10 की पावर में होगा ना। और ऐसे कह सकता हूं, इस तरीके से होगा। और कुछ काटने पीटने के बाद डिनोमिनेटर में जब 2 की पावर है और 5 की पावर है, कुछ काटना पीटना भी शुरू कर लोगे, जैसे यहाँ पर कर रखा है हमने, तो भी लास्ट में जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू बचेगी या तो वो 5 की पावर की फॉर्म में हो या फिर 2 की पावर की फॉर्म में हो या फिर 2 और 5 की पावर की फॉर्म में हो। तो देखने से क्या पता चल रहा है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसी सारी फ्रैक्शंस का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा?
टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग। तो ऐसे समझते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन है, कोई रैशनल नंबर है, कोई फ्रैक्शन है जहां पर Q जो है हमारा वो या तो 2 की फॉर्म में, 2 की पावर की फॉर्म में, या फिर 5 की पावर की फॉर्म में, तो इस तरीके के फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग। और अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर नहीं है, कुछ और भी आ गया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग। ऐसे समझ लो कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर आती है, सिर्फ 2 की पावर आए चलेगा, सिर्फ 5 की पावर आए चलेगा, दोनों 2 और 5 की पावर आ रही हो तो भी चलेगा। ऐसे समझ लो कि यहाँ पर m और n जो है वो, ऐसे समझ लो कि यहाँ पर जो mn है वो mn कैसा है? होल नंबर है। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि m0, ऐसा भी पॉसिबल है कि n0, मतलब सिर्फ 2 की पावर हो, सिर्फ 5 की पावर हो, या दोनों की पावर हो तो भी चलेगा। देख लो ना, सिर्फ 5 की पावर, सिर्फ 2 की पावर, सिर्फ 2 और 5 की पावर। अगर इनके अलावा कोई और नंबर आ गया तो कैसा हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये p/q है ये सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि इसमें और अभी कुछ हम कैंसिल आउट कर सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पिक्चर क्लियर हुई कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा कैसा होता है? यस सर, ये पावर वाला थोड़ा कंफ्यूज। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, इसको हटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ सर, ले लीजिए। कोई ऊपर कुछ वैल्यू है, अपने को नहीं पता कैसी वैल्यू है, ये नंबर लिखा हुआ और इसका नीचे यहाँ पर दे रखा है 80। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग होगा। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 की और 5 की पावर दिख रही है ना। लेकिन अगर कोई नंबर लिखता हूं ऊपर और नीचे कैसा है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 3 भी आ गया, एक 7 भी आ गया, और ये 3 और 7 जो है वो इस n को डिवाइड नहीं करता। ध्यान रखो कि मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन कैसी होनी चाहिए? सिंप्लीफाइड। मतलब मैं अभी इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकता, ये 3 यहां से नहीं काट सकता। तो 2 और 5 के अलावा अगर डिनोमिनेटर में कोई और फैक्टर भी आ गया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग। अभी क्लियर हुआ भाई? बस इतनी सी बात है कि 2 और 5 की पावर के अलावा और कोई पावर भी आ गई और कोई प्राइम नंबर आ गया तो फिर वहां पर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग बन जाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर हो, या फिर 5 की पावर हो, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर से। इसके अलावा कुछ भी हो गया तो फिर डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा हो जाए। अभी ठीक है? यस सर। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन रिकरिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग है, वो भी अल्टीमेटली फ्रैक्शन में कन्वर्ट तो हो ही सकता है। जैसे यहाँ पर 0.56 बार है, इसका मतलब क्या है? 0.56 56 और 56 रिपीट होता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स के लिए, और बोला इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो।
तो ये हमारा एक तरीके का रेकरिंग डेसिमल है ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे करें? तो मैं ये कहता हूं कि इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को भी मैं दो तरीके से क्लासिफाई करता हूं। एक तो है प्योर रेकरिंग डेसिमल। प्योर रेकरिंग डेसिमल से मतलब है ऐसे डेसिमल से जिसमें पॉइंट के बाद सारी की सारी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ये प्योर रेकरिंग डेसिमल है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सीधा सीधा सिस्टम देखो, पॉइंट हटाओ, बार हटाओ, नीचे 2 9 लगा दो, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतने 9 लगा दो। समझ में आया? ठीक तो है। 0.3652 बार प्योर रेकरिंग डेसिमल है, सारी डिजिट रिपीट हो रही हैं। पॉइंट हटाओ, बार हटाओ, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 4 9 लगा दो नीचे। 0.537, पॉइंट हटाओ, बार हटाओ, नीचे 3 9 लगा दो। हो गया कन्वर्ट फ्रैक्शन में? सर 100 नहीं लगा सकते? 100 नहीं लगेगा सर, सिर्फ 9 लगते हैं। ये रिपीट हो रहा है मेरे भाई इनफाइनाइट टाइम्स, सिर्फ 0.56 थोड़ी है वो, सिर्फ 0.56 होता तो 100 लगाते ना। अगर रेकरिंग डेसिमल इम्प्योर हो गया मतलब उस कुछ ऐसी डिजिट आ गई जो रिपीट हो रही है, कुछ ऐसी डिजिट आ गई जो रिपीट नहीं हो रही। 3.265 बार यहाँ पे लगाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ ऐसा, सिर्फ 65 रिपीट हो रहा है। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? ध्यान से देखो, 3 स्टेप में काम होगा। पॉइंट हटाओ, बार हटाओ, वो पार्ट माइनस करो जो रिपीट नहीं हो रहा। कौन सा पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है? कौन सा पार्ट है जो रिपीट नहीं हो रहा है? 32। उतने 9 लगते हैं जितनी डिजिट रिपीट होती है। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुको। अब आपको अच्छे से पता है जितनी डिजिट रिपीट होती है उतने 9 लगते हैं ना नीचे। कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? तो 2 9 लगा दो। दो बातें हो गई, पहली ये, दूसरी है, तीसरी
जितनी डिजिट पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रही उनके लिए जीरोस लगेंगे। दूसरी वैल्यू पे अप्लाई करके देखते हैं। सर ये 32 क्या है बताया थे आप? 32 वो पार्ट है जो रिपीट नहीं हो रहा, वो पार्ट माइनस कर दिया। जैसे यहाँ पर लिखा है 5.6231 बार, तो पॉइंट हटाया, बार हटाया, वो पार्ट माइनस किया जो रिपीट नहीं हो रहा। कितने 9 लगेंगे नीचे? 2। और जीरोस कितने लगेंगे? कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं? पॉइंट के बाद रिपीट ना हो रही हो, वो डिजिट जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रही। सर 2। बस खत्म। ऐसा हो गया। अब क्या करोगे? पॉइंट हटाया, बार हटाया, क्या माइनस करें? 32। 3। कितने 9 लगेंगे? 3 9 लगेंगे। क्या कोई ऐसी डिजिट है जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रही? कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है ना यहाँ पर जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो रही हो, तो जीरो लगेगा ही नहीं। जब डिजिट है ही नहीं ऐसी जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो रही हो तो जीरो लगेगा ही नहीं, बात ही खत्म हो। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर बट इसमें हमने 3 क्यों माइनस किया? ये तो प्योर रिकरिंग डेसिमल हो गया ना। प्योर ही तो है, बनाने को प्योर बना सकते हो इसको कि मैं 3 अलग कर लूं और 0.232 अलग कर लूं, तो इसको मैं बोलूंगा प्योर। यहाँ पे 3 रिपीट कहाँ हो रहा है? 3 तो रिपीट नहीं हो रहा ना, तो इसको भी इम्प्योर में ही क्लासीफाई कर रहे हैं। सर इसमें और पुराने वाले एग्जांपल में क्या डिफरेंस है जो हमने 0.56 वाला किया था सर? जो 0.56 वाला किया था उसमें यहाँ पर तो कुछ नहीं था ना। यही तो हो रहा है कि इसको मैं 0.56 बार को ऐसे लिख दूं 3.56 बार, यही तो हो रहा है, और कुछ थोड़ी हो रहा है। तो या तो इसे ऐसे समझ लो कि ये 3 + 0.56 बार है। 0.56 बार का मतलब है 56/99, तो ये 3 + 56/99 है। या तो ऐसे कन्वर्ट कर लो इसको, या फिर जो ये तरीका बताया है ऐसे कन्वर्ट कर लो, बात तो एक ही है। डिविजिबिलिटी रूल, 2 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? नंबर इवन होना चाहिए। लास्ट की डिजिट देखते हैं ना, यूनिट्स प्लेस डिजिट देखते हैं ना, राइट मोस्ट डिजिट देखते हैं, आगे क्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट की 2 डिजिट्स या तो 0 हो जाए या फिर क्या हो जाए? Divisible by 4. डिविजिबल बाय 4 हो जाए, तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाए। आगे क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लास्ट की 2 डिजिट पे फोकस कर रहे हैं। अब 8 के लिए क्या है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी? लास्ट की 3 डिजिट्स या तो 8 से डिवाइड हो जाए या फिर लास्ट की 3 डिजिट 0 हो जाए। सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देख रहे हैं, आगे क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो लास्ट नाइट को आगे लीजिएगा। क्या नंबर लगा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिक्सटीन का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है लास्ट की 4 डिजिट्स। तो एक पैटर्न समझ में आ रहा है आपको? क्या पैटर्न है? यस
2 है तो 1 डिजिट हो गई, 4 है तो 2 4 तो डिजिट 2, हो गई, 8 3 16 8 है तो 4। 3 हो गई। 2 की पावर में चल रहा है ना ये, हाँ जितनी 2 की पावर है उतनी ही डिजिट्स हो जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 1 2 से चेक कर रहा हूं तो ये 2 की पावर 9 है, इसका मतलब मुझे लास्ट की 9 डिजिट्स पे फोकस करना है ना। अरे यार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिस्टम तो समझा दूं, सिस्टम क्या चल रहा है। सर तो ये 2 की पावर की फॉर्म में जनरलाइज हो रहा है, ये जनरलाइजेशन की बात हो गई। फ्री का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? पर जो सम होता है दैट शुड बी divisible by सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। और 9 का क्या है? 9 का भी सेम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। जो 3 का रूल है वही 9 का भी है। अब ये एक नंबर है 6315, इसकी डिजिट्स का सम कर रहे हैं। डिजिट्स का सम क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। तो क्या ये नंबर इस 15 को डिवाइड कर रहा है 3? बिल्कुल कर रहा है। तो 3 ने इस नंबर के सम ऑफ द डिजिट्स को डिवाइड कर दिया। तो अगर सम ऑफ द डिजिट्स को डिवाइड कर दिया तो पूरे नंबर को डिवाइड भी करेगा। समझ में आया? 3 वाला समझा देना एक बार। सर रूल ये है कि जो भी नंबर होगा उसकी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर है अपना 6315, इसकी डिजिट्स का सम किया आपने, इसकी डिजिट्स का सम आया 15। तो ये 15 3 से डिविजिबल है ना? यस सर, तो नंबर ये भी पूरा डिविजिबल। नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाए। ओके सर। अगर ये जो सम आ रहा है, जैसे यहाँ पे 16 आ रहा होता, अगर ये 3 से डिवाइड करते तो 3 से डिवाइड नहीं होता ना ये। नहीं सर। तो ये जो नंबर यहाँ पर देख रहे हो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता। अभी आया समझ में? यस सर, क्लियर। 9 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी भी यही है। जरा चेक करके बताओ क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है? भाई मैनुअली चेक नहीं करना है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लगा लो ना। सम ऑफ द डिजिट्स इज 15। क्या ये 15 9 नहीं से सर, डिवाइड हुआ? नहीं सर, नहीं डिविजिबल। तो जब ये डिवाइड नहीं हुआ तो पूरा नंबर भी नहीं होगा डिवाइड। इस अब देखो, सुन लो, ध्यान से सुनो। डिविजिबिलिटी रूल में हम कभी भी डिविजिबिलिटी के लिए फाइट नहीं करते, हम हमेशा फाइट करते किसके लिए? रिमाइंडर के लिए। तो जो हमारा नंबर है उसको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलता है, सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं। डिविजिबिलिटी रूल में, एक मिनट लगा ही रहता है, 4 दिन बोल रहा है। डिविजिबिलिटी रूल में हम फाइट करते हैं रिमाइंडर के लिए। ये 15 आया है यहाँ पर, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा। तो नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये हमें डिविजिबिलिटी समझ में आ गई। लेकिन आप ये देखो कि ये जो सम ऑफ द डिजिट्स है मेरा 15, इसको जब मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 6। ये रिमाइंडर 6 डिविजिबिलिटी रूल पर आया है ना? यस सर। यही रिमाइंडर 6 पूरे नंबर को डिवाइड करने पर भी आएगा।
आई बात समझ में? जो रिमाइंडर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पर मिलता है वही रिमाइंडर पूरे नंबर को डिवाइड करने पर भी मिलता है। फिर एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, जो रिमाइंडर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पर मिलता है वही रिमाइंडर पूरे नंबर को डिवाइड करने पर भी मिलता है। क्लियर हो गया? समझ में आया होगा? अब आगे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। इस नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या होगा? तो क्या पूरे नंबर को डिवाइड करने लगोगे? नो सर, नहीं। लास्ट 59 को 4 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है रिमाइंडर? 3। 3 तो पूरे नंबर पर भी 3 मिलेगा। अभी यही तो समझा रहा हूँ कि जो डिविजिबिलिटी रूल पर रिमाइंडर है वो पूरे नंबर पर भी है। क्लियर हो गया? अरे यार, ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है ना, ये वही बात है जो भी आपको समझा रहा हूँ। जो नंबर पर वही रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पर भी, और जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पर वही रिमाइंडर उस पे नंबर पर भी। ओह, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा सर। 1 वन 1 आएगा सर। 1 सर। सर डिजिट्स का सम क्या आ रहा है? हाँ सर 1। 19 19 इसको 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है? 1। 1 आएगा वो। पूरे नंबर को डिवाइड करने पर भी 1 रहेगा। ए की वैल्यू निकालो जरा। फाइव 5 सर। 5 होगी सर। डिजिट्स का सम किया हमने। डिजिट्स का सम आ रहा है 22 प्लस 8। अब ए का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो कि पूरे नंबर को 9 से डिवाइड कर दे। तो सीधा सीधा दिख रहा है ना कि ए का वैल्यू 5 होगा तो 27 बनेगा और तभी 9 से डिवाइड हो पाएगा। ए का वैल्यू क्या हो गया? 5 हो गया। अरे यार, ए कोई सिंगल डिजिट का नंबर होगा ना यहाँ पर? यस सर। जी सर। अब यहाँ पर कह रहा है कि a जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। अभी निकालो a का वैल्यू क्या होगा? 2 अब सर। दोनों से चेक करना पड़ेगा आपको। Yes, sir, 2. सर 2 होगा सर। सर 4 से डिवाइड करने के लिए a का वैल्यू या तो 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। लास्ट की 2 डिजिट पे फोकस। अरे यार, जिसका जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हो वही लगाना। ये मत करना कि सब में सम ऑफ द डिजिट और फिर पीछे की डिजिट देखने लग जाओ। जिसका जो रूल है वही तो लगाओगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट की 2 डिजिट देखो। तो a का वैल्यू क्या हो कि ये 5 है, डिविजिबल हो जाए पूरा 4 से, तो दिख रहा है या तो a का वैल्यू 2 हो या फिर a का वैल्यू 6 हो। अब 3 से भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो डिजिट्स के सम पे फोकस करें। डिजिट्स का सम क्या आ रहा है देखो, 10 प्लस 8। 10 प्लस 8 किससे डिवाइड हो रहा हो?
3 से, और हमने देखा 4 के लिए या तो a का वैल्यू 2 हो सकता है या फिर a का वैल्यू 6 हो सकता है। तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये 3 से भी डिवाइड हो जाए? सर 2। भाई अगर a का वैल्यू 6 रखोगे तो 16 आएगा, मतलब डिवाइड नहीं होगा ना। तो a का वैल्यू 2 हो सकता है और डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब फाइनली दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए a का वैल्यू 2 हो गया। 5 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट की यूनिट डिजिट आपकी या तो 5 हो या 0। 25 का क्या है? 25 का क्या है? डिविजिबल बाय 20। लास्ट की 2 डिजिट या तो 00, 25, 50 या 75 हो, या ऐसा कहते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो गया। और जो रिमाइंडर लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करने पर आएगा वही रिमाइंडर पूरे नंबर को डिवाइड करने पर भी रहेगा। 125 का क्या है? लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 125 से डिवाइड हो जाए, जो रिमाइंडर लास्ट की 3 डिजिट को डिवाइड करने पर आएगा वही रिमाइंडर पूरे नंबर को डिवाइड करने पर भी मिलेगा। इसको देखो 5 की पावर की फॉर्म में चल रहा है ना ये। तो अगर 625 हो जाता तो क्या कर देते? लास्ट 4 digits. लास्ट की 4 डिजिट। digits। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हटा दूं सर इसको? यस सर। को प्राइम नंबर्स क्या है? ध्यान से सुन लो। ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 होता है, मतलब उनके बीच में कोई भी क्या नहीं है, रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं। उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। टू और 3 को प्राइम हो गए, 4 एंड 7 को प्राइम है, 12 एंड 17 को प्राइम है, 15 एंड 16 ये भी को प्राइम है। अरे यार पेयर ऑफ को प्राइम नंबर बन रहे हैं यहाँ पर। कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या इनके बीच में? No, sir. नो सर। तो को प्राइम हो गए। फोर एंड 6 को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? कॉमन फैक्टर आ गया ना 2। 8 एंड 12 को प्राइम नहीं है, कॉमन फैक्टर आ गया ना। 2 भी है, 4 भी है कॉमन फैक्टर। यहाँ भी देखो 5 कॉमन फैक्टर आ गया हमारा। तो ये को प्राइम पेयर नहीं बना रहा है। को प्राइम होने के लिए प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। को प्राइम होने के लिए प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? यस सर। लेकिन अगर 2 प्राइम नंबर है तो वो हमेशा को प्राइम होंगे आपस में। अब जब दोनों ही प्राइम है तो कोई कॉमन फैक्टर ढूंढ लोगे क्या उनके बीच में? एक नंबर है 37, एक नंबर है 47, दोनों प्राइम नंबर है तो इनका HCF 1 ही होगा ना फिर। अब किसी कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? जैसे 6 की बात करते हैं तो 6 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होना चाहिए? देखो 6 कैसे बनता है? 2 और 3 से। तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा ना। यस सर। 12 कैसे बनता है? 3 into 4 से।
तो अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। अब बच्चा कहेगा सर 12 तो ऐसे भी मिलता है 6 इंटू 2 से, इसको क्यों नहीं ले रहे हो? तो सर ब्रेक करने का तरीका है। क्या तरीका है? जिन दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे वो आपस में क्या होने चाहिए? ओ प्राइम। और यहां पर देखो 6 and 2 ओ प्राइम नहीं है ना, तो इसलिए इस तरीके को क्या कर दिया है? नेग्लेक्ट कर दिया है। ये तरीका सही है। तो ध्यान रखना, जिन दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे वो आपस में क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। आगे बढ़े सर, 2 मिनट की और कहानी रह गई है, बस फिर खत्म कर रहे हैं। तो ये को प्राइम थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कैसे वो नंबर। को प्राइम का मतलब है ऐसे नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्या आपको 3 और 4 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? नो सर। तो ये को प्राइम हो गए। 6 and 2 के बीच में कॉमन फैक्टर है ना 2, यस सर। तो ये को प्राइम नहीं हुए। तो जहां पे को प्राइम होंगे उन्हीं दो पार्ट्स में ब्रेक करके डिविजिबिलिटी बनाई जाएगी। सर 12 मतलब and कोई 3 17 से भी भी को डिवाइड प्राइम हो है गया ना? और 4 से भी हो गया तो 12 से भी होगा। बोलो क्या कह रहे हो? तो 12 and 17 भी को प्राइम है ना? 12 और 13 भी को प्राइम है। तो सिस्टम कैसे कैसे चलेगा अभी रट्टा तो मारना है नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो जहां पर ए और बी आपस में क्या हो रहा है? को प्राइम हो रहा है। तो ऐसे किसी भी कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा। 6 के लिए क्या हो गया? 2 and 3। अरे यार यही तो बता रहा हूँ इतनी देर से। 12 के लिए हो गया 3 into 4। ऐसी बताओ 18 के लिए क्या करोगे? दो पार्ट्स में ब्रेक करना है ना। 9 into 2। 9 into 2। तो 6 into 3 मत करना क्योंकि को प्राइम नहीं है। यस। तो ये कुछ सिस्टम बता रखा है कि कैसी कैसी वैल्यूज को कैसे कैसे ब्रेक किया जाएगा। 72 को 8 into 9, 18 को 2 into 9, 3 into 6 नहीं। तो यहाँ पर जिन दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे वो क्या होने चाहिए आपस में? वो प्राइम होने चाहिए। ठीक हो गया? यस यस सर, क्लियर। अब सर ये पिक्चर थी आज की क्लास के नंबर सिस्टम के लिए। 11 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बचा है बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा जाकर तो कुछ कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग हो जाएंगे। टिल देन थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। सर इसके मॉक्स आप See you अपलोड कर next दोगे time. अभी? क्या कह रहे हैं? सर इसके मॉक्स आप अपलोड कर दोगे आज ही की बात? वो तो असाइन हो जाता है ना। आई थिंक जो क्या बोलते हैं उसको, स्टडी प्लान है, वो तो आपको आ जाता होगा उसका लिंक मेरे ख्याल से। वो तो फैकल्टी अपलोड करती है ना? हाँ, हमें असाइन करना होता है। आई थिंक वो तो मैंने पहले से ही टेम्पलेट बना रखा है, तो ओके वो आपके पास आ जाएगा। शीट सॉल्व कीजिए, जहां से भी क्वेश्चन दिख रहा है बेसिक का वो तो कर ही लो। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, बोलो हर्षिता, बोलो क्या कह रहे हो? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ओके बाय बाय। हर्षिता क्या कह रहे हो? जल्दी बोलो। सर एलसीएम में से एक चीज पूछनी थी मेरे को। हाँ पूछो, सर क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन भी था पर सर पहले एक जनरल आप बता दीजिएगा तो क्वेश्चन मैं खुद ही ट्राई करूंगी। हाँ पूछो। सर जो एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं इसमें हम ऐसा कुछ मतलब मैंडेटरी है कि हम एचसीएफ के केस में हमेशा फैक्टर्स ही लेंगे, एलसीएम के केस में मल्टीपल्स ही लेंगे? एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा ठीक है। कॉमन मल्टीपल। तो फिर एलसीएम के केस में मल्टीपल ही लोगे ना।
सर मैं ना जो ज्यादा बड़े नंबर्स होते हैं ना उसमें थोड़ी दिक्कत कर रही हूँ कि मतलब समझ नहीं आ पा रहा, और जैसे जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं ना उसमें भी समझ नहीं आता कि इसमें एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है, मतलब क्या करूँ। जो लैंग्वेज होती है ना एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस की, उस पर ध्यान दिया करो। जहाँ ब्रेक करने की बात आएगी जी सर। वहाँ एचसीएफ होगा, और जहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो रहा होगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, वहां पे एलसीएम आएगा। ठीक है। या ऐसे समझो जहां हमारा आंसर दिए हुए नंबर से छोटा है वहां एचसीएफ आएगा, जहां हमारा आंसर दिए हुए नंबर से बड़ा है वहां पे एलसीएम आ रहा होगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं ट्राई करूंगी सर। वो हो जाता है प्रैक्टिस के बाद। ठीक है सर, आप अभी डाउट उस पे आ रहे हो क्या? नहीं अभी तो नहीं आऊंगा, अभी लंच है मेरा, फिर आज तो क्लासेस है मेरी पूरे दिन। अभी का मतलब 1-2 दिन में? हाँ एक दो दिन में हो सकता है, अभी पता नहीं क्योंकि शेड्यूल बिजी है। संडे को हो सकता है मैं अवेलेबल हो जाऊँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। ओके।